प्रकार से बच्चों, जो लोग कल तक इंटरव्यू को गलत समझते थे, आज ये इंटरव्यू लोग देने लगे अर्थात जो लोग इंटरव्यू को हत्या तक मानते थे, आज वे लोग हत्या करने लगे और करवाने भी लगे। मतलब हत्या करने और करवाने का मतलब समझ गए कि इंटरव्यू लेने और लिवाने लगे। उस आज के ज़माने में इंटरव्यू जो है वह एक प्रकार का समझिए कि पत्रकारिता आप लोग जानते होंगे। जब कोई पत्रकार बनता है, रिपोर्टर बनता है, तो जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो पत्रकारिता का जब कोर्स करेंगे आप, तो उसमें एक चैप्टर है इंटरव्यू, अर्थात उसमें बताया जाता है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और कैसे दिया जाता है। मतलब कि समझिए आप सभी बच्चे कि आज से 130 वर्ष पूर्व जो कि इंटरव्यू गलत था, लोगों के नज़रों में वो गलत चीज़ था, लेकिन आज जब समय बदल गया तो इंटरव्यू समझिए कि पढ़ाई की जाने लगी कि आप पढ़िए कि इंटरव्यू कैसे लिया जाना है, कैसे दिया जाना है। और इंटरव्यू आज के समय में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में एक पुल अर्थात ब्रिज का काम करता है। आज हम सभी प्रजातंत्र के युग में जी रहे हैं और इस प्रजातंत्र के युग में प्रजा ही राजा कहलाता है। अब कोई राजतंत्र में कोई एक राजा नहीं होता है जो कि पूरे शासन तंत्र को चलावे, बल्कि प्रजा ही जो है शासन तंत्र को चलाता है। तो प्रजा को 100% अधिकार है कि जिसको वह नियुक्त किया है, जिसको वह एमएलए एमपी बनाया है, उसके बारे में जानकारी रखे। ये जो एमएलए एमपी है ये कोई राजा नहीं है, बल्कि ये सब पब्लिक सर्वेंट हैं। ये प्रजा उसको चुनी है कि आप इस जगह पर काम करेंगे। तो प्रजा जब चुनती है तो प्रजा का एक 100% अधिकार बनता है कि उसके बारे में हम जानकारी रखें। अब जैसे मान के चलिए कि राजतंत्र में क्या होता था कि कोई राजा होता था, एक व्यक्ति, और वो राजा अपने लिए सेवक नियुक्त करता था कि तुम मेरा घोड़ा देखभाल तुम करोगे, खेती बाड़ी का तुम करोगे, हिसाब किताब तुम रखोगे। और उस जो सेवक नियुक्त किया है उस पर अगर वो नज़र रखना छोड़ दे तो क्या करेगा? वो तो घोटाला करेगा, चोरी करेगा। तो उसी प्रकार से आज के समय में जनता यानी कि प्रजा जो राजा बन चुका है अपने लिए सेवक नियुक्त करता है, एमएलए है, एमपी है, बीडीओ है, सीओ है। और उस सेवक को नियुक्त करने के बाद अगर उस पर प्रजा नज़र नहीं रखेगी तो चोरी घोटाला करेंगे ही। तो नज़र कौन रखेगा? किसके माध्यम से नज़र रखा जा सकेगा? तो माध्यम क्या होगा? तो वह है इंटरव्यू, वह है पत्रकारिता। अगर आप किसी फिल्मी हीरो का फिल्म देख देख करके उसको सुपर हिट हीरो बनाते हैं तो आपका 100% राइट बनता है कि आप उसके बारे में जानकारी रखिए, उसके बारे में जानिए कि वो पैसा जो हमारे देश से कमा रहा है वो कहीं दूसरे देश में तो नहीं दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, चीन को तो नहीं दे रहा है। तो ये हम उसको हीरो बनाए हैं, प्रजा उसको हीरो बनाया है। तो प्रजा इसको हीरो बनाया है तो प्रजा को नज़र रखेगा। तो नज़र कैसे रखेगा? तो वो है इंटरव्यू, वो है आपका पत्रकारिता। अगर किसी बिजनेसमैन का सामान आप खरीद करके उसको करोड़पति अरबपति बनाते हैं तो उस बिजनेसमैन पर आपका नज़र रखना 100% राइट बनता है कि आप उस पर नज़र रखिए कि हम जिस बिजनेसमैन अंबानी है, आपका मित्तल है, जिंदल है, उस पर हम नज़र कैसे रख पाएंगे? तो वह है इंटरव्यू, क्योंकि उस पर नज़र रखना हमारा कर्तव्य है, उसके बारे में जानकारी रखना हमारा कर्तव्य है। कोई अगर नेता है, एमएलए है, एमपी है, आपसे वह वोट ले लिया कि मैं आपके लिए वादा करता है वोट लेते समय कि आप हमको जो है कि वोट दीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, स्कूल बना देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, ये करेंगे, आपका ये हम वादा पूरा करेंगे। अब वो वोट लेकर के चला जाता है। मान लीजिए अगर विधायक है तो रांची चला गया विधानसभा बैठने के लिए, अगर एमपी के लिए वोट दिए तो चला गया दिल्ली।
अब जितने लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं अथवा विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, तो विधानसभा क्षेत्र के लोग तो आप रांची नहीं जाइएगा देखने के लिए भाई देखो हम लोग का जो वादा किया था वो विधानसभा में उठा रहा है कि नहीं, वो सवाल को उठा रहा है कि नहीं। अथवा लोकसभा के लिए अगर एमपी को किए हैं तो आप दिल्ली तो सब मिलकर जाइएगा नहीं लोकसभा के लोग कि चलो भाई दिल्ली देखते हैं कि जो व्यक्ति हम लोग से वादा करके गया वो लोकसभा में बात उठाता है कि नहीं, हम लोग की लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं। तो आप सब मिलकर तो जाएंगे नहीं, तो कैसे क्या होगा भाई। अगर नहीं जाएंगे, नहीं देख रेख करेंगे तो खा पी के सो जाएगा, तो सोचेगा कि हमको यहाँ दिल्ली देखने कौन आता है। तो उस पर नज़र रखता है कौन, तो वो है पत्रकार। एक पत्रकार जाकर के इंटरव्यू लेता है, उससे सवाल जवाब करता है और सवाल जवाब उसका सटीक निकलता हो, जनता को लगता हो कि हाँ ये हमारे लड़ रहा है, हमारे लिए प्रयास कर रहा है, तो फिर दोबारा उसको मौका देती है। और अगर लगता है कि नहीं तो खा पी के सो जाता है तो उसको फिर जो है दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से किसी भी नेता है, खिलाड़ी है, हीरो है, खिलाड़ी भी अगर मान के चलिए कि अगर कोई खिलाड़ी को अक्सर आंखों पर बैठा के रखे हैं, धोनी है चाहे सचिन है, तो उसके बारे में जानकारी रखना आपका 100% राइट है। और वो तरीका उस पर रखने का, ध्यान रखने का एक ही है, वो है इंटरव्यू और वो है पत्रकारिता। बच्चों आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी नायक, उसमें देखिए कि जो हीरो है वह इंटरव्यू लेता है देश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके सवाल ऐसा पूछा जाता है कि वो सवाल में उलझ जाते हैं कि मैंने उसका उत्तर देने में भी वो धरा रहे हैं, ना देने में भी धरा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई अगर आप इस से कुछ सवाल कर रहे हैं, एक दिन का मुख्यमंत्री बन के बैठिए, देखिए तो आपको कैसा लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इंटरव्यू से आज भी लोग डरते हैं। ऐसा नहीं कि उस जमाने में ही डरते थे, आज नहीं डरते हैं, आज भी लोग डरते हैं। लेकिन वे लोग आज डरते हैं जिनके दो चेहरे हैं, दिन के उजाले में कुछ और, रात के अंधेरे में कुछ और। ये दो चेहरे वाले आज भी इंटरव्यू से डरते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का खुला एक किताब की तरह जिंदगी है, ऐसे लोग इंटरव्यू से नहीं डरते हैं। उसको तो खुले तौर से बोल देना, जो दिन में जो रात में उनकी जो एक्टिविटी है, दिन में वो एक्टिविटी है, तो उसको बोलने में क्या दिक्कत है। टीवी में आप लोग देखे होंगे जनता की अदालत नाम का इंडिया टीवी में एक आता है कार्यक्रम, जनता की अदालत। उसमें इसी प्रकार से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला करके और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें भी जनता भी वहाँ पर बैठी रहती है, जो सवाल जवाब करती है कि भाई आप ऐसा क्यों किए, आप ऐसा क्यों किए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज प्रजातंत्र में इंटरव्यू समझिए कि अगर ना रहे तो प्रजा की आवाज़ ही दब जाएगा। प्रजा की आवाज़ ही इंटरव्यू है। इंटरव्यू ना रहे तो ये लोग बड़े बड़े जो लोग हैं, जिसको आप एमएलए एमपी बना देते हैं, हीरो बना देते हैं, खिलाड़ी बना, ये कुछ भी करेगा आपको समझ में नहीं आएगी क्या कर रहा है वो। 5 साल के बाद फिर आएगा, बोलेगा कि हाँ हम तो आपके लिए किए। आपको तो पता नहीं रहेगा कि हम ये क्या किए मेरे लिए, क्योंकि तो इंटरव्यू है नहीं। तो इसलिए इंटरव्यू ही खुलासा करवाता है कि अगला जो जिसको आप वोट दिए वो किया 5 साल। तो इसलिए आज के ज़माने में इंटरव्यू को यहाँ पर लिखा हुआ भी है लाइन कि सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि सबसे श्रेष्ठ सेवा देने योग्य माध्यम बन चुका है इंटरव्यू। और आज के ज़माने में इंटरव्यू जो है वह समझिए कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ भी बन चुका है। आपसे बच्चे नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में 9-10 में पढ़े होंगे कि प्रजातंत्र के 3 स्तंभ जो हमारे लिखे हुए हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। लेकिन चौथा स्तंभ जो लिखित नहीं है संविधान में, और वो चौथा स्तंभ, चौथा पिलर जो है वो इन तीनों से ज़्यादा मजबूत है, और वो है इंटरव्यू यानी कि पत्रकारिता। तो इंटरव्यू समझिए कि जो लोग आज से 130 वर्ष पूर्व जिनको खराब समझता था, लोग नकारात्मक समझता था, आज इंटरव्यू कितना एक
मजबूत चीज़ बन चुका है, आज इंटरव्यू कितना अच्छा चीज़ बन चुका है, आप समझ सकते हैं। तो ये पहला जो पार्ट था, पहला हिस्सा, उसमें इसी बात को दर्शाया गया है कि इंटरव्यू जब जन्म हुई थी तो उसको लोग नकारात्मक तरीके से लिए, लेकिन वही इंटरव्यू और वही लोग जो लोग इसको नकारात्मक तरीके से मानते थे, वही लोग फिर इसका विचार बदल गया और इंटरव्यू के बारे में वो अच्छे सोचने लगे। और इंटरव्यू आज के ज़माने में एक समझिए कि मजबूत स्तंभ बन गया है, जनता की आवाज़ बन गई है, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि आपके साथ कोई समस्या है, शासन प्रशासन नहीं सुन रही है, तुरंत आप अपनी बात को मीडिया में रखिए। ये इंटरव्यू क्या, मीडिया ही है। और आज के ज़माने में जैसे कि प्रिंट मीडिया आपका जो है कि न्यूज़पेपर हो गया, विजुअल मीडिया टेलीविज़न हो गया, और एक और मीडिया आज के ज़माने में बहुत ही एक्टिव है, वो है सोशल मीडिया। तो इस सब मीडिया पर आपने बात रखिए इंटरव्यू के माध्यम से, आपका देखिए कि वो बात जंगल की आग की तरफ फैलेगा और शासन प्रशासन के कानों तक पहुँचेगी और आपकी समस्या हल होगी। तो समझिए कि इंटरव्यू कितना बड़ा चीज़ हो गया आज के ज़माने में। तो ये पहला पार्ट था। अब आइए हम लोग दूसरे पार्ट पर जाएंगे। दूसरा पार्ट में आपको जैसे कि बच्चों बताए थे कि इंटरव्यू लिया गया है, इंटरव्यू दिया गया है। इंटरव्यू लेने वाले जो हैं वो हैं द हिंदू नामक समाचार पत्र के पत्रकार महोदय, जिनका नाम है मुकुंद पद्मनाभन। क्या नाम है? मुकुंद पद्मनाभन। और इंटरव्यू देने वाले जो हैं वो हैं बोलंगना यूनिवर्सिटी जो इटली में है, इसके प्रोफेसर, इनका नाम है अम्बर्टो इको। क्या नाम है? अम्बर्टो इको। तो इनका हाल ही में 1980 में एक वो उपन्यास लिखे थे जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। उपन्यास आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, नॉवेल जिसको बोलते हैं। किसी भी अगर बाज़ार में मार्केट में जाएंगे आप, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के किताब दुकान में, तो देखिए बहुत सारा उपन्यास पढ़ा रहता है। अच्छे अच्छे उपन्यास भी हैं, जैसे कि बंकिम चंद्र जी का जो है वंदे मातरम है, मुंशी प्रेम जी का गोदान है, ये सब अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। बाकी बाजारू उपन्यास भी बाजार में मिलते हैं, जैसे बड़ा भयानक भयानक नाम भी रहता है उसका, जैसे कातिलों का कातिल, खून भरी मांग, इसका इत्यादि। तो इनका एक उपन्यास 1980 में जो है प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था नेम ऑफ द रोज। और ये उपन्यास विश्व प्रसिद्ध रहा था। तो जैसे ही प्रसिद्ध हुई यह उपन्यास, वैसे ही समझिए कि पत्रकार इनके घर आ गए इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू पत्रकार लोग का यही तो रवैया रहता है कि जैसे मान के चलिए कि आप 12 का एग्ज़ाम दिए, अब स्टेट टॉपर हैं या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, तो तुरंत पत्रकार आपके घर आ जाएगा, बोलेगा कि हाँ ये जो सफलता प्राप्त किए इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं, आपने कैसे सफलता प्राप्त किया, कैसे समय का मैनेजमेंट किया, आने वाले जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उस पर कुछ बताइए, आप लोग उनका सलाह दीजिए। तो ऐसा सवाल करने लगाते हैं। तो वैसा ही जब इनका प्रसिद्धि प्राप्त हुआ नेम ऑफ द रोज का, तो इंटरव्यू लेने के लिए आ गए द हिंदू नामक समाचार पत्र के पत्रकार महोदय मुकुंद जी। और आए तो मुंह में जो है, मुंह के सामने माइक लगा करके, और पहला सवाल क्या पूछे तो सुनिएगा। अच्छा, सवाल जवाब से पहले मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो इको साहब हैं, अम्बर्टो इको साहब, ये न सिर्फ उपन्यास लिखते हैं बल्कि बहुत कुछ लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं तो सुनिए। प्रोफेसर तो अपना ये है, प्लस बहुत कुछ लिखने का भी काम करते हैं। तो क्या क्या लिखते हैं तो सुनिए। ये काल्पनिक कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लिखते हैं, बच्चों की किताब लिखते हैं, सिलेबस का किताब लिखते हैं। न्यूज़पेपर में आप देखिएगा बीच पन्ना में किसी विद्वान का बड़ा सा लेख आता है जिसको संपादकीय बोलते हैं, इंग्लिश में ऑडिटोरियल बोलते हैं। तो वो भी जो है वो लिखते हैं। साथ ही कविताएं लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। तो इतना सारा लिखने का काम करते हैं, निबंध भी लिखते हैं। तो इतना सारा लिखने का काम करते हैं। तो इसी पर पहला सवाल था मुकुंद जी का कि आप जो हैं
इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? तो इको जी का जवाब था कि आप लोग को शायद लगता होगा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं ज़्यादा कुछ कर तो नहीं रहा, मैं तो लिखने का काम कर रहा हूँ। मैं एक ही काम तो करता हूँ, वो लिखने का। मतलब मुकुंद जी का सवाल था कि भाई आप इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? तो इको जी का जवाब था कि मैं इतना सारा काम कहाँ कर रहा हूँ, मैं काम तो एक ही कर रहा हूँ, लिखने का। तो मुकुंद जी का अगला सवाल था कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको समय कैसे मिल जाता है इतना सारा कुछ लिखने का? तो इको साहब जवाब दिए कि देखिए, ये समझाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। मैंने वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे कि समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं समझाता हूँ कि दुनिया में जितना भी खाली स्थान है, जैसे कि जहाँ पेड़ है, पौधे हैं, जंगल है, पहाड़ है, ये खाली स्थान हुआ जहाँ आबादी नहीं है। उस सारे खाली स्थान को हटा दीजिए। हटाने का मतलब जैसे पहाड़ है, जंगल है, नदी है, सबको हटाइए। तो अंदर कोड़िएगा तो जो है कि पानी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, उसको हटाइए। यानी कि एक एक कण भी वहाँ पर नहीं रहना है, सब कुछ हटा दीजिए। तो क्या होगा कि दुनिया सिमट करके एक मुट्ठी की तरह हो जाएगा। तो वही जो मैं खाली स्थान है उसका मैं सदुपयोग करता हूँ और इतना लिख पाता हूँ। तो मुकुंद जी बोले कि ये जो आप उदाहरण दिए हम आप समझ नहीं पाए, थोड़ा क्लियर कीजिए। तब फिर इको साहब बोले कि देखिए ऐसा है, मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि मान के चलिए कि आप 3rd फ्लोर पर हैं और मैं 1st फ्लोर पर हूँ, और मैं 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आपसे मिलने आ रहा हूँ। आप मेरा वेट कर रहे हैं 3rd फ्लोर पर, और मैं लिफ्ट से आपके पास आ रहा हूँ। तो जितने समय में मैं लिफ्ट से आप जो है मुझसे मिलने आइएगा 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर में, उतने समय में मैं एक उपन्यास लिख लेता हूँ, एक निबंध लिख लेता हूँ। उपन्यास नहीं, एक निबंध लिख लेता हूँ। मतलब कि समय का बहुत छोटा छोटा समय क्षण जो है वो सदुपयोग करते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए हम लोग अगर बस स्टैंड में खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, तो अगल बगल झाँकते हुए वेट करेंगे कि आ रहा है, बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिखते रहते हैं। बस पर चढ़ गए, टिकट लेकर के हम लोग क्या कीजिए, खिड़की बाहर देखिएगा कि कौन बिल्डिंग है, क्या कौन आ जा रहा है, सब देखिएगा, क्या नज़ारा है बाहर वो देखिएगा, लेकिन नहीं, वो लिखते रहते हैं। इस प्रकार से वह इतना सारा लिखने का काम करते हैं। अब मुकुंद जी का अगला सवाल था, मुकुंद जी का अगला सवाल ये था कि आप जो हैं वह जो भी कुछ लिखते हैं उसमें शिक्षा देने वाली बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ उसमें जो है हंसाने वाली बात होती है। यानी कि शिक्षा जो आप देते हैं उसको हंसा हंसा के देते हैं। तो यह जो शैली आपने जो विकसित किया है लिखने का, यह शैली आप स्वयं अपने अंदर में विकसित कर लिए हैं या कि आप भी किसी का नकल किए हैं? तो इको साहब बोले कि देखिए ऐसा है कि मैं 22 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया हूँ, और पहले मैं सिर्फ शिक्षा देने वाली बातें मैं लिखता था, तो मेरी किताबें नहीं बिकती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मैं शिक्षा ऐसा दिया जो एक कहानी के माध्यम से हंसा करके दिया, और वह किताब जो है बिक गया। तब से मुझे ये लगने लगा कि नहीं, शिक्षा भी देना है तो हंसा हंसा के दीजिए। इससे क्या होगा कि लोगों पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी को बोल रहे हो कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, तो ये तो सब लोग बोलते हैं कि सब जानता है जी, तो ऑर्डिनरी चीज़ है। लेकिन यही बात को अगर किसी कहानी के माध्यम से हंसा के बताइएगा तो लोगों के दिलों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इस बात को लोग मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ सही बोला। तो वही बात था। आप लोग सभी बच्चे फिल्म देखे होंगे 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में इसी बात को बताया गया है। मतलब कि आज के ज़माना, देखिए आप सभी बच्चों को बताते हैं कि आज का ज़माना जो है इंफोटेनमेंट का है।
मतलब कि इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट इज इक्वल टू इंफोटेनमेंट। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, मतलब आपका अच्छी बातें, और इंटरटेनमेंट मतलब हंसी मजाक। तो इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट दोनों को मिला करके बोलते हैं इंफोटेनमेंट। तो 3 इडियट्स जैसे फिल्म जो है वो इंफोटेनमेंट है। उसमें मैसेज दिया गया है कि हमें सफलता के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि मेरिट के पीछे भागना चाहिए, तो सफलता अपने आप आ जाता है। इसी बात को एक हंसी मजाक तरीके से बताया गया, जो कि लोगों को पसंद आई, लोगों को समझ में भी आया और फिल्म हिट भी हो गया। अब बच्चों मान के चलिए कि वो फिल्म में खाली मैसेज होता, हंसी नहीं होती, तो एक सीरियस फिल्म हो जाता, उतना हिट नहीं करता। और अगर वो उसमें सिर्फ हंसी होती, मैसेज नहीं होता, तो कोई हंसी फिल्म हो जाती, धमाल जैसा, टोटल धमाल। लेकिन उसको क्या किया गया कि इंफोटेनमेंट किया गया, दोनों को मिक्स किया गया, तब वो जो है क्या बन गया, इंफोटेनमेंट, और फिल्म हिट हो गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अम्बर्टो इको साहब ऐसा ही किए कि उन्होंने अपने उपन्यास में हंसी मजाक के माध्यम से शिक्षा जो देना शुरू किए, और जिसके वजह से ये किताबें उनकी हिट हुई, उन्हें प्रसिद्ध हुई। तो मुकुंद जी का जो सवाल था कि इस आप खुद भी आप कहीं से मैंने खुद ही आप अपनाए हैं या कहीं से आपने जो है कि नकल किया है, तो इको साहब जवाब दिए कि खुद ही मैंने 22 वर्ष की उम्र से किए, तो अपने आप इसके अंदर में विकसित हो गया कि आपको भाषा भाषा के उपदेश देना है। अब मुकुंद जी का अगला सवाल था, मुकुंद जी का अगला सवाल था कि आपको उपन्यास लिखने की प्रेरणा जो है वो कैसे आई। तो वो बताया कि देखिए मैं बहुत कुछ लिखता हूँ, लेकिन उपन्यास में बहुत कम लिखता हूँ। उपन्यास जो है कि मेरा बहुत कम है। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि मेरा एक मित्र था जिसका नाम था रोनाल्ड बेथेस। क्या नाम था बच्चों? रोनाल्ड बेथेस। तो ये मित्र जो हैं ये भी मेरे से बहुत कुछ लिखते थे और सोचते थे कि एक दिन हमको उपन्यास भी लिखना है। तो आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, आज लिखेंगे, कल लिखेंगे, ऐसा करते करते देहांत हो गया, वो नहीं लिख पाए। तो मैं वैसा इच्छा लेके मरना नहीं चाहता था, इसलिए एक दिन संडे को मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैं उपन्यास लिखना शुरू कर दिया संडे को ही। तो अब तब से जो है कि मैं उपन्यास लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ संडे को। बाकी दिन बाकी चीज़ें लिखता हूँ, उपन्यास सिर्फ संडे को लिखता हूँ। तो ठीक है। अब मुकुंद जी का अगला सवाल था कि आप बहुत कुछ लिखे हैं, जैसा कि आप खुद स्वीकार करते हैं कि हम बहुत कुछ लिखते हैं और उपन्यास हम बहुत कम लिखते हैं। तो हम तुलना करते हैं, तो आपका जो है, जो अन्य चीज़ें जो लिखे हैं, कहानी है, कविता है, वो निबंध है, वो 20 से अधिक। तो इको साहब टोके बोले 20 मत बोलिए, 40 से अधिक। बोला अच्छा हाँ 40 से अधिक। लेकिन उपन्यास लिखे हैं मात्र 5। फिर भी जब मैं बाहरी लोगों को मैं पूछता हूँ कि क्या आप अम्बर्टो इको साहब को जानते हैं, तो वे लोग बोलते हैं कि कौन अम्बर्टो इको? जो उपन्यासकार हैं वही। तो क्या आप जो हैं उपन्यासकार कहलाना पसंद करेंगे? बच्चों आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मतलब कि मुकुंद जी ये सवाल कर रहे थे इको साहब से कि अधिकतर लोग आपको उपन्यासकार के रूप में जानते हैं, तो क्या आपको ये अच्छा लगता है कि हम उपन्यासकार के रूप में हम जाने जाएं? तो इस पर इको साहब बोले कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं उपन्यास लिखता हूँ मात्र संडे को। बाकी चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ों को लिखा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ और मैं प्रोफेसर के रूप में जाना चाहूँगा कि लोग मुझे प्रोफेसर के रूप में जाने। मैं लेखकों और कवियों की सभा में नहीं जाता हूँ, मैं विद्वानों के सभा में जाता हूँ। इसलिए लोग मुझे प्रोफेसर के रूप में जाने, ये ज़्यादा बेटर होगा।
मैं एक उपन्यासकार के रूप में जाना जाना पसंद नहीं किया जाता हूँ। लेकिन फिर हंसते हैं, ऐसा बोल करके फिर हंसते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अधिकतर लोग मुझे उपन्यास के माध्यम से जाने हैं तो मुझे ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसा हंसते हुए बोलते हैं। उसके बाद मुकुंद जी का अगला सवाल था कि अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो नेम ऑफ द रोज नामक जो उपन्यास है, इसके सफलता का राज क्या है, कैसे क्यों सफल हो गया ये? तब इको साहब जवाब दिए कि आज के अधिकतर जो उपन्यासकार लोग हैं, जिन्होंने उपन्यास लिखते हैं, जो लिख रहे हैं, वो जासूसी विषय वस्तु पर उपन्यास लिखते हैं। जासूसी विषय वस्तु क्या है बच्चों, गौर कीजिएगा। जासूस समझते होंगे आप लोग, जैसे कहानी ऐसे तैयार करना, जैसे मान के चलिए कि कोई भरी सभा है, पार्टी चल रही है और अचानक किसी के माथे पर गोली लगी और गिर के मर गया। आजकल का बंदूक साइलेंसर भी होता है, उसमें आवाज़ नहीं होती। कोई बंदूक चलाया, उतना भीड़ में कोई देखा भी नहीं, पर कोई देखा ही नहीं, और एक दूसरे आदमी को गोली लगी, वो गिर के मर गया। अब उतनी भीड़ में पता नहीं कौन गोली चलाया भाई। तो जासूस क्या करता है कि छानबीन करता है और अंत में छानबीन करके नतीजे को निकालता है कि इसने जो है गोली चलाया, उसे कबूलवा भी देता है कि यही था। तो ये जो विषय वस्तु है उसको जासूसी विषय वस्तु कहते हैं। अब जैसे कि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी सुशांत सिंह राजपूत जी का जो है कि देहांत हो गया, मतलब वो आत्महत्या कर लिए। तो ये भी एक रहस्य है और जासूस इसमें पता लगा रहा है कि आखिर उसके आत्महत्या के पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है। तो अंत में जासूस पता लगा करके बता देगा कि ऐसे है। तो इस विषय वस्तु पर अगर कोई कहानी बनती है, कोई फिल्में बनती हैं, तो उसको जासूसी विषय वस्तु कहते हैं। तो वही इको साहब यहाँ पर बोले कि आज के ज़माने में अधिकतर लोग जासूसी विषय वस्तु पर उपन्यास लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया कि जासूसी विषय वस्तु को छोड़ा नहीं, उसको भी रखा, साथ ही मैंने उसमें डाला, क्या डाल दिया, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, ये चीज़ मैंने डाल दिया। अब बच्चों इसमें सोचने वाली बात यह है कि मेटाफिजिक्स क्या है। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है पराभौतिकी। मेटा मतलब परा, फिजिक्स मतलब भौतिकी। मतलब कि इको साहब जो है अपने उपन्यास में जासूसी विषय वस्तु के साथ पराभौतिकी डाल दिए। अब पराभौतिकी क्या है वो भी आप समझ लीजिए। तो पहले भौतिकी समझिए क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। आपसे बच्चे फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे, डिफिनेशन जानते होंगे कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या है। तो फिजिक्स क्या है कि जो चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं, प्रकृति की जो फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, उसका जो अध्ययन है वो फिजिक्स है। अर्थात जो चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। लेकिन मेटाफिजिक्स क्या है कि जो चीज़ें धरती पर हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, ऐसे चीज़ों का अध्ययन मेटाफिजिक्स कहलाता है। जैसे आत्मा परमात्मा है, भूत प्रेत है, अथवा बहुत से ऐसे रेज है, किरणें हैं जो कि हैं धरती पर लेकिन वो दिखता नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वह मेटाफिजिक्स है। थियोलॉजी क्या है, तो नीति शास्त्र, थियोलॉजी को नीति शास्त्र बोलते हैं, यानी कि उपदेश देने, उपन्यास के माध्यम से भी वह उपदेश देना नहीं छोड़े। मेडिवल हिस्ट्री क्या है, यानी कि मध्यकाल का इतिहास। तो इन सारे चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि घोल दिया एक ही उपन्यास में, एक ही उपन्यास में सब चीज़ डाल दिए। तो इसीलिए इको साहब बोलते हैं कि शायद इसके वजह से प्रसिद्ध हो गया होगा। अब मुकुंद जी का अगला सवाल था